एनसीईआरटी दैट मींस नॉट देयर इन इट्स इज देयर इन नीट, इसी को भी कवर करते हुए चल रहे हैं एंड साथ में हम नीट को भी लेते हुए चल रहे हैं। इज नॉट गोइंग टू बी ओनली एनसीईआरटी, सिर्फ एनसीईआरटी पढ़ लो, सिर्फ नहीं होगा बेटा, सिर्फ एनसीईआरटी पढ़ के यहाँ पे। ये सर्जिकल मेथड का क्या काम है? ये सर्जिकल मेथड का काम है टू रिमूव द फोरस्किन, ना जो है वो कॉन्ट्रैक्ट करता है विद इट्स मसल्स एंड पुशेस द सीमेन टुवर्ड्स द यूट्रस। सो हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू आवर चैनल बायो नगरिया। हमने जो है स्टार्ट किया हुआ था विद द रिप्रोडक्टिव सिस्टम, जो कि है हमारा ह्यूमन रिप्रोडक्शन ऑफ क्लास 12। इसमें हमने 2 लेक्चर्स कंप्लीट कर लिए हैं। हमारा फर्स्ट लेक्चर था अबाउट द इंट्रोडक्शन पार्ट और सेकंड लेक्चर था हमारा मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। हमने स्टार्ट कर दिया था, थोड़ा बहुत रहता है वो हम आज कंप्लीट कर लेंगे। एक और चीज है बेटा कि जितने भी हमारे क्लास के नोट्स थे, जितने भी हमारे पीडीएफ फॉर्म से आपको अगर आपको रह गया हो लिखना विखना, तो ये सब कुछ जो है ये शेयर है हमारे टेलीग्राम चैनल पे, जिसका क्यूआर कोड फॉर ज्वाइनिंग मैं आपको यहाँ पे डाल दूंगी, तो आप इसको स्कैन करके ले सकते हो या फिर द लिंक विल बी इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स, तो उसको क्लिक करके सब्सक्राइब कर लो। रेगुलर एवरीडे नोट्स जो भी हम लेक्चर में कराएंगे इट विल बी अवेलेबल ऑन द टेलीग्राम चैनल। दूसरी बात ये है कि अगर आपको जैसे कुछ स्पेसिफिक पार्ट्स ऑफ द वीडियो को ही देखना है फॉर इंस्टेंस, तो आप क्लिक कर सकते हो अगेन इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स, वी विल बी मेंशनिंग टाइम स्टैम्प्स। आप डायरेक्टली टाइम स्टैम्प पे क्लिक करके यू कैन गो टू द स्पेसिफिक पार्ट एंड वॉच दैट स्पेसिफिक पार्ट ऑफ द वीडियो। ठीक है जी। तो आज जो है हमारा concern है to finish off a few things. First is we want to finish off the later part of the male reproductive system, जो कि है हमारा ejaculatory duct हम कंप्लीट कर लेंगे, यूरेथ्रा हम कंप्लीट कर लेंगे, इसके अलावा एक्सटर्नल मेल जेंटिलिया हम कंप्लीट कर लेंगे, वी विल बी फिनिशिंग ऑफ द एक्सेसरी ग्लैंड्स। इसके अलावा हम फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को भी स्टार्ट करेंगे। दिस इज व्हाट आई वांट टू डू इन दिस वीडियो। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट ऑन, वेस्ट नहीं करते हैं टाइम एंड लेट्स स्टार्ट ऑफ विद द यूरेथ्रा एंड देन वी मूव ऑन टू द एजैकुलेटरी डक्ट। ठीक है, चलो तो हम स्टार्ट कर रहे हैं विद यूरेथ्रा। आई एम स्लाइटली मूविंग अवे फ्रॉम द स्क्रीन सो दैट द बोर्ड इज विजिबल टू यू, है ना। तो हम स्टार्ट कर रहे हैं विद द यूरेथ्रा। ठीक है, इन केस ऑफ यूरेथ्रा हम क्या देखते हैं कि जो मेल्स का यूरेथ्रा है इट इज स्लाइटली डिफरेंट दैन दैट ऑफ द वुमेन का यूरेथ्रा। रीजन बीइंग मेल का जो एक्सटर्नल जेनिटिलिया है उसके अंदर से यूरेथ्रा जो है रन करता है, दैट इज व्हाई द यूरेथ्रा इन केस ऑफ मेल्स इज लॉन्गर दैन दैट ऑफ फीमेल्स। फीमेल्स में अराउंड हम देखते हैं 2 सेंटीमीटर के अराउंड हमारा यूरेथ्रा होता है, मेल्स में अराउंड 30 सेंटीमीटर के अराउंड मेल्स का यूरेथ्रा होता है। इसी को हम यूरिनोजेनाइटल डक्ट भी कहते हैं। रीजन बीइंग बेटा यूरिनोजेनाइटल डक्ट क्यों कहते हैं, क्योंकि इसी यूरेथ्रा से यूरिन भी पास आउट होता है और इसी यूरेथ्रा से स्पर्म भी पास आउट होता है। तो क्योंकि दोनों चीजें पास आउट होती है, सो वी विल रीनेम द यूरेथ्रा इन केस ऑफ मेल्स टू यूरिनोजेनाइटल डक्ट। ठीक है, ये सिर्फ है किसके केस में, ओनली इन केस ऑफ मेल्स की हम बात कर रहे हैं, मेल्स के अलावा किसी के केस में ये चीज नहीं। दूसरी चीज क्या है बेटा, यूरेथ्रा में हम देखते हैं कि यूरेथ्रा के पार्ट्स को हम डिवाइड कर सकते हैं मेल्स में, बेस्ड ऑन कि वो किस रीजन से जाके निकल रहा है ना। तो क्या क्या पार्ट्स में हम इसको डिवाइड कर सकते हैं। फर्स्ट पार्ट को हम कह देंगे प्रोस्टैटिक यूरेथ्रा। प्रोस्टैटिक यूरेथ्रा क्यों, क्योंकि ये प्रोस्टेट ग्लैंड के साथ एसोसिएटेड है, दैट इज व्हाई प्रोस्टैटिक यूरेथ्रा। उसके बाद सेकेंड पार्ट को हम कह देंगे मेम्ब्रेनस यूरेथ्रा। उसके बाद थर्ड पार्ट को हम कह देंगे पीनाइल यूरेथ्रा। ठीक है, तो प्रोस्टैटिक यूरेथ्रा इज एसोसिएटेड विद द प्रोस्टेट ग्लैंड, पीनाइल यूरेथ्रा सिर्फ पेनिस से जो पास कर रहा है, मेम्ब्रेनस यूरेथ्रा इज अ कनेक्टर बिटवीन द प्रोस्टैटिक एंड द पीनाइल। ठीक है, ये जो पार्ट है ये आप कहोगे दिस इज नॉट देयर इन एनसीईआरटी, दैट मींस नॉट देयर इन, इट्स इज देयर इन नीट, है ना। इट इज देयर इन नीट एंड इट इज देयर इन द बोर्ड एग्जाम्स फॉर आईसीएसई स्टूडेंट्स आल्सो, है ना। तो हम आईसीएसई को भी कवर करते हुए चल रहे हैं एंड साथ में हम नीट को भी लेते हुए चल रहे हैं। नीट में ये अगर आप जैसे न्यूज आ रही है कि नीट माइट गेट कन्वर्टेड इनटू योर, जैसे कि जेईई मेंस एंड एडवांस्ड है, वैसे ही नीट मेंस एंड एडवांस में अगर नीट कन्वर्ट हो जाता है बेटा, सो देयर इज नॉट गोइंग टू बी ओनली एनसीईआरटी, सिर्फ एनसीईआरटी पढ़ लो, सिर्फ नहीं होगा बेटा, सिर्फ एनसीईआरटी पढ़ के। यू हैव टू गो, मतलब सिलेबस आपका वही है, बट यू शुड अंडरस्टैंड कि 12th ग्रेड के बच्चों के लिए क्या चाहिए होता है। ये जो मैंने पढ़ाया है बेटा ये ऑलरेडी पुराने, जो अगर आप एआईपीएमटी ले लो या उससे पहले वाले जो नीट है उसमें ले लो, तो दैट वाज देयर, ये सब पार्ट्स थी, बट क्योंकि एनटीए ने बहुत ही वियर्ड तरीके से सिर्फ क्वेश्चंस एनसीईआरटी से उठाना स्टार्ट कर दिया, so that is why the things fell
यू कैन से कि थोड़ा सा डाउन लाइन में हम चले गए कि हमें उतने अच्छे डॉक्टर्स नहीं मिल पा रहे हैं जितने मिलने चाहिए। ठीक है, तो ये हमारे 3 पार्ट्स ऑफ यूरेथ्रा है। तो आ जाते हैं यूरिनोजेनाइटल डक्ट में। यूरिनोजेनाइटल डक्ट हमें पता है, हम आ जाते हैं टू इजैक्युलेटरी डक्ट। ठीक है, जो इजैक्युलेटरी डक्ट है वो भी, उसके भी कुछ कुछ पार्ट्स जो है वो हमारे यूरेथ्रा या यूरिनोजेनाइटल ट्रैक्ट से कॉमन है, क्योंकि फाइनली आके उनको एक साथ ही मिलना है। तो कहां से हम इसको इजैक्युलेटरी डक्ट कह रहे हैं, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इजैक्युलेटरी डक्ट जो है इसे हम कह रहे हैं कि ये जो है दिस विल पास थ्रू द प्रोस्टेट ग्लैंड, pass through the prostate gland and open into urethra। ठीक है जी, तो ये जो पार्ट है ऑफ आर डक्ट सिस्टम इसको हम इजैक्युलेटरी डक्ट कहते हैं। वैसे तो ये बाद में आके पूरा जो है ये यूरिनोजेनिटल ट्रैक्ट के साथ जो है मिक्स हो जाता है, फ्यूज हो जाता है, तो हम उसको डिफरेंशिएट नहीं कर सकते हैं। इसका जो लेंथ होता है दिस इज ओनली 2 सेंटीमीटर, क्योंकि स्टार्टिंग के पार्ट को ही हम इजैक्युलेटरी मेनली मीन कर रहे हैं, उसके बाद तो सारा फ्यूजन हो ही जा रहा है, राइट। इसके बाद हम स्टार्ट कर रहे हैं विद आर एक्सटर्नल जेनिटिलिया, है ना। सो वी आर स्टार्टिंग विद द एक्सटर्नल जेनिटिलिया। नेक्स्ट पेज पे आ जाते हैं। So we are starting with the external genitalia. ठीक है, अब एक्सटर्नल जेनिटिलिया इन केस ऑफ मेल्स में सिर्फ 2 ही पार्ट्स आते हैं और इन दोनों पार्ट्स का नाम आपको पता होना चाहिए, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो फर्स्ट पार्ट हमारा है स्क्रोटम, सेकंड पार्ट हमारा है पेनिस, right? So there are two parts of the male external genitalia. We have the scrotum and we have the penis. इसके अलावा कुछ भी external male genitalia में नहीं पड़ता है। Scrotum के बारे में we already know that scrotum is extra abdominal. Scrotum कैसे temperature regulation में help करता है, उसके अंदर inguinal canal होता है। We have done this in the starting part. Focus करेंगे mainly on penis, है ना। Penis जो है it is also known as the copulatory organ. इसके अलावा penis helps in the process of insemination. It is found in the front part of scrotum, है ना। स्क्रोटम के फ्रंट पार्ट में इसको हमें मिलता है, राइट। ठीक है, इसके अलावा हम देखते हैं कि इसमें अगर हम इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ पेनिस में जाते हैं, जो कि हम ड्रॉ भी करेंगे, इसमें हम क्या देखते हैं कि इसमें 3 सिलेंड्रिकल कॉलम्स होते हैं, किसके, स्पॉन्जी इरेक्टाइल टिश्यू के। ठीक है, इसके अलावा इसमें क्या होता है, लॉट्स ऑफ ब्लड सप्लाई, लॉट्स ऑफ ब्लड सप्लाई। ठीक है, ये तीनों चीजें हमें मिल जाती हैं इनसाइड आर पेनिस, जहां पे हमको क्या दिखता है कि सिलेंड्रिकल कॉलम्स हैं। वो सिलेंड्रिकल कॉलम्स किस चीज से बने हुए हैं, स्पॉन्जी इरेक्टाइल टिश्यू से बने हुए हैं, और इसके अलावा बहुत ज्यादा अमाउंट में हमको क्या मिलता है, ब्लड सप्लाई मिलता है। ठीक है, अगर हम पेनिस के डायग्राम को देखते हैं, मैं इधर इस तरफ ड्रॉ कर रही हूँ। फॉर एग्जाम्पल इफ दिस इज द ट्रांसवर्स सेक्शन ऑफ पेनिस, है ना, टीएस, टीएस ऑफ पेनिस। ठीक है, तो पहले तो हमारा स्किन का लेयर है, आउटर मोस्ट इज द लेयर ऑफ आवर स्किन। इसके अंदर आप देखोगे 3 कॉलम्स, जैसे कि हमने बोला हुआ था, तो देयर विल बी 3 कॉलम्स। ये हमारा फर्स्ट 2 कॉलम्स हैं एंड दिस इज आवर थर्ड कॉलम। ठीक है ना। तो दिस लुक्स लाइक अ फेस ऑफ अ ड्रैगन फ्लाई, है ना। ट्रांसवर्स सेक्शन जो है वो फेस ऑफ अ ड्रैगन फ्लाई जैसा दिख रहा है, बट दिस इज द क्रॉस सेक्शन ऑफ अ पेनिस। इसमें जो आउटर मोस्ट लेयर है ये तो हमने बताया ही था कि दिस इज द स्किन। उसके बाद हमारे ये दो, these are again columns of erectile tissue। इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं corpora cavernosa। ठीक है, ये क्या है, इरेक्टाइल, इरेक्टाइल टिश्यू है। ठीक है, इसके अलावा इसमें क्या होगा, ये वाला जो कॉलम है हमारा, ये वाला क्या है, corpora spongiosum।
ठीक है। तो ये दो टिश्यूज होते हैं जिसमें दो है हमारे कॉर्पोरा कैवर्नोसा और एक है हमारा कॉर्पोरा स्पॉन्जियोसम। ठीक है। अब कॉर्पोरा स्पॉन्जियोसम के बीच में मैंने ये जो खाली स्पेस बनाया है, दिस इज एक्चुअली द यूरिनोजेनाइटल ट्रैक्ट। यूरिनोजेनाइटल ट्रैक्ट, ये हमारा यूरिनोजेनाइटल ट्रैक्ट का जो ओरिफिस है जो हमने कट कर दिया था, यूरिनोजेनाइटल ट्रैक्ट इसके बीच से आ रहा है। यानी हम कह सकते हैं कि जो यूरिनोजेनाइटल ट्रैक्ट है उसके आसपास हमें क्या दिख रहा है, कॉर्पोरा स्पॉन्जियोसम। ठीक है। इसके अलावा आपको यहाँ पे मिल जाएंगे ब्लड वेसल्स, है ना। यहाँ पे बीच बीच में आपको क्या मिल जाएंगे, लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ ब्लड वेसल्स। एक और चीज है बेटा कि जो कॉर्पोरा स्पॉन्जियोसम है, ये आप अपने एनसीईआरटी में भी नोटिस करना, इट इज देयर इन एनसीईआरटी ऑन द सेकंड पेज ऑफ द चैप्टर। इसमें आप क्या देखते हो कि कॉर्पोरा स्पॉन्जियोसम जो है इट इज एनलार्ज्ड एट द टिप ऑफ द पेनिस, है ना। ये क्या होता है, एनलार्ज्ड होता है, एनलार्ज्ड एट द ऑफ पेनिस। ठीक है। अब ये जो एनलार्ज पोर्शन है एट द टिप ऑफ पेनिस, इस एनलार्ज पोर्शन को हम क्या कह देते हैं, ग्लांस पेनिस। वेरी इंपॉर्टेंट है ना, इससे बहुत ज्यादा क्वेश्चंस आते हैं। इसको हम कह देते हैं ग्लांस पेनिस। तो आपको ये याद रखना है कि ग्लांस पेनिस क्या है, इट इज द एनलार्ज्ड पार्ट ऑफ द कॉर्पोरा स्पॉन्जियोसम जो एट द टिप ऑफ पेनिस रहता है। क्योंकि कॉर्पोरा नेम से ही आपको पता चल रहा है स्पॉन्जियोसम, दैट मींस इट्स गोइंग टू बी वेरी सॉफ्ट। ये जो सॉफ्ट टिश्यू है इसको हमें प्रोटेक्ट करना पड़ेगा, राइट। वेरी इंपॉर्टेंट टू प्रोटेक्ट दिस टिश्यू, अदरवाइज वेयर एंड टेयर हो सकता है बिकॉज इट्स एट द एंड ऑफ द पेनिस, राइट। तो अब क्योंकि इसको हमें प्रोटेक्ट करना है, सो दैट इज व्हाई वी हैव अ फ्लैप ऑफ स्किन व्हिच कवर्स द ग्लांस पेनिस। इस फ्लैप ऑफ स्किन को हम क्या कहते हैं, फोर स्किन। ठीक है। ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। लेट्स कम टू द नेक्स्ट पार्ट। तो ग्लांस पेनिस जो है, ग्लांस पेनिस जो है ये कवर्ड होता है, कवर्ड बाय अ फ्लैप ऑफ skin which is known as the foreskin, or else we call it the prepuce। ठीक है। वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है, देयर इन एनसीईआरटी, इन द डायग्राम ऑफ एनसीईआरटी, सो प्लीज नोटिस, है ना। ये इसके बाद हमारे जैसे ही ग्लांस पेनिस हमारा कंप्लीट हो जाता है, उसके बाद एक पोर होता है ग्लांस पेनिस जो कि पोर है ऑफ द यूरिनोजेनाइटल ट्रैक्ट। तो इस पोर को हम क्या कहते हैं, इस पोर को हम कहते हैं यूरेथ्रल मीटस। कभी कभी ओरिफिस भी कह देते हैं, कहीं कई जगहों पे आपको दिखेगा ओरिफिस भी कहते हैं, ओरिफिस यानी ओपनिंग, है ना। तो यूरेथ्रा का ओपनिंग है ये, है ना। चल, एक छोटा सा टर्म है जो आपको पता होना चाहिए जिसको हम कहते हैं सर्कमसिजन। सर्कमसिजन ये एक स्टार पॉइंट वाला का टर्म है, एक सर्जिकल मेथड के बारे में हम बात कर रहे हैं यहाँ पे। ये सर्जिकल मेथड का क्या काम है, ये सर्जिकल मेथड का काम है टू रिमूव द फोरस्किन, है ना। तो ये जो सर्जिकल मेथड है, यहाँ पे हम क्या करते हैं, सर्जिकल मेथड ऑफ रिमूवल ऑफ फोरस्किन। ठीक है। इस प्रोसेस को हम कहते हैं सर्कमसिजन। इसमें हम क्या देखते हैं कि जनरली आजकल हम जैसे रिसर्च किया है हमने, तो इसके कुछ फायदे भी हैं बेटा, है ना। इसके कुछ फायदे, वैसे तो ये एक रिलीजन बेस्ड चीज है, हम इस पे नहीं जा रहे हैं, बट इसके कुछ फायदे भी हैं जो हमें पता होने चाहिए, है ना। सो व्हाट आर द फायदे ऑफ रिमूवल ऑफ द फोरस्किन। एक हम क्या देखते हैं कि देयर इज अ लोअर रिस्क ऑफ यूटीआईज, यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन के लो रिस्क हम देखते हैं जिनमें फोरस्किन जो है वो रिमूव्ड है। इसके अलावा हम क्या देखते हैं कि पीनाइल कैंसर के लो रिस्क हो जाते हैं। इसके अलावा हम क्या देखते हैं, एसटीडीज के रिस्क भी लो हो जाते हैं, है ना। बहुत सारे अफ्रीकन विलेजेस वगैरह में ये एक परंपरा थी, ये एक नॉर्म था जो हर किसी को करना पड़ता। ठीक है। तो हमें सर्कमसिजन बेसिकली इतना याद रखना है कि इट इज अ सर्जिकल मेथड ऑफ रिमूवल ऑफ द फोरस्किन, हेल्प्स इन प्रिवेंशन ऑफ वेरियस डिजीजेस। बट मोस्टली हम ये नहीं करते हैं, समटाइम्स इन सम रिलीजियस बिलीव्स कुछ कुछ जगहों पे हम ये करते हैं। ठीक। चलो आ जाते हैं टू एक्सेसरी सेक्सुअल ग्लैंड्स ऑफ द मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, है ना। ये हमारा छोटा सा टॉपिक है, वी विल जस्ट क्रिएट 3 कॉलम्स एंड वील फिनिश इट ऑफ। इसमें आपको ज्यादा कुछ याद रखने के लिए है भी नहीं। चलो अब हम आ रहे हैं टू आवर नेक्स्ट टॉपिक व्हिच इज accessory glands of, can you see it, yes, of male reproductive system,
राइट. सो दिस इज आवर नेक्स्ट टॉपिक. ठीक है जी. इस टॉपिक में हम बात करेंगे, हमारे 3 ग्लैंड्स हैं, इन 3 ग्लैंड्स के बारे में हम बात करेंगे. चलो एक 3 कॉलम्स बना लेते हैं यहाँ पे, so that we can finish it in the same page and it becomes concise. ज्यादा हमें पढ़ना भी नहीं है, पर जितना पढ़ना है वो ढंग से पढ़ना है. दिस इज आवर मोटो, है ना. चलो यहाँ पे हम बात करेंगे अबाउट 3 ग्लैंड. सबसे पहला एंड इंपॉर्टेंट ग्लैंड इज सेमाइनल वेसिकल. ठीक है. दूसरा है हमारा, नंबर 2 में है हमारा प्रोस्टेट ग्लैंड. नंबर 3 में है हमारा बल्बो यूरेथ्रल, या फिर हम उसको कहते हैं काउपर्स ग्लैंड. ठीक है. इसके 2 नाम है, एक ही ग्लैंड, वन ग्लैंड विथ 2 नेम्स. ठीक. चलिए इसको अंडरलाइन कर लेते हैं एंड देन वी मूव ऑन टू द स्पेसिफिक्स. ठीक. सबसे पहले बात करते हैं अबाउट सेमिनल वेसिकल, जिसमें हम देखते हैं कि सीमेन का 60% कंट्रीब्यूशन जो है वो सेमिनल वेसिकल का अकेला ही होता है ना, सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूट करने वाला. यानी इसका जो कंट्रीब्यूशन है उसका है 60% ऑफ सीमेन. कौन बनाता है? सेमिनल वेसिकल बनाता है. उसके बाद अगर हम प्रोस्टेट की बात करें तो 30% ऑफ द सीमेन जो है वो प्रोस्टेट ही बना देता है. बल्बो यूरेथ्रल रिमेनिंग पार्ट बनाता है, जो भी हमारा छोटा थोड़ा बहुत सबसे नेग्लिजिबल पार्ट जो है वो बल्बो यूरेथ्रल बनाता है. इसको हम कह रहे हैं नेग्लिजिबल. ठीक है. नेक्स्ट हम आ जाते हैं कि इसके कंस्टिट्यूएंट्स क्या क्या होते हैं. कंस्टिट्यूएंट्स की बात कर रहे हैं. सेमिनल प्लाज्मा के अंदर क्या क्या होता है. फर्स्ट थिंग सेमिनल प्लाज्मा हैज इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग्स विच इज फ्रक्टोज. है ना. ये बहुत ज्यादा हमें याद रखना है कि सेमिनल प्लाज्मा जो है क्या बनाता है, वो फ्रक्टोज बनाता है. फ्रक्टोज यहाँ पे क्या काम कर रहा है? फ्रक्टोज यहाँ पे एनर्जी प्रोडक्शन का काम कर रहा है. यानी जब हमें कार्बोहाइड्रेट सोर्स चाहिए होता है जनरली फॉर क्रिएशन ऑफ एनर्जी, जो हम ग्लूकोज यूज करते हैं नॉर्मल सेल्स में, वो इन केस ऑफ स्पर्म्स हम क्या यूज करते हैं? फ्रक्टोज. वेरी इंपॉर्टेंट नीड क्वेश्चन, है ना. तो फ्रक्टोज यहाँ पे क्या है? सोर्स ऑफ एनर्जी. ठीक है. फ्रक्टोज यहाँ पे क्या है? सोर्स ऑफ एनर्जी. उसके बाद नेक्स्ट हम किस के बारे में बात कर रहे हैं? हम बात कर रहे हैं अबाउट प्रोस्टाग्लैंडिन्स. ठीक है. हम बात कर रहे हैं अबाउट प्रोस्टाग्लैंडिन्स. प्रोस्टाग्लैंडिन्स का क्या फंक्शन है? प्रोस्टाग्लैंडिन्स जो है ये स्मॉल लोकल हार्मोन्स होते हैं, जो जैसे ही सीमेन डिपॉजिट होता है इन द वैजाइनल ट्रैक्ट, हम क्या देखते हैं कि वेजाइना जो है वो कॉन्ट्रैक्ट करता है विद इट्स मसल्स एंड पुशेस द सीमेन टुवर्ड्स द यूट्रस. है ना. तो ये क्या कर रहा है? ये स्पर्म्स को हेल्प कर रहा है कि जाओ तुम यूट्रस की तरफ, उसको उसके मूवमेंट में हेल्प कर रहा है. तो प्रोस्टाग्लैंडिन्स का काम है हेल्प इन द अपवर्ड मूवमेंट ऑफ स्पर्म. अपवर्ड मूवमेंट ऑफ स्पर्म में हेल्प कर रहा है कौन? प्रोस्टाग्लैंडिन्स. थोड़ा सा ऊपर कर लेते हैं. इसके अलावा यहाँ पे हमें और क्या मिल जाएगा? यहाँ पे हमें और मिल जाएगा कैल्शियम मिल जाएगा, है ना. कैल्शियम का जो बेसिक फंक्शन है ये हम कर लेंगे जब हम स्पर्म के बारे में पढ़ेंगे. तो यानी ये बेसिकली जो है ये मूवमेंट ऑफ स्पर्म में ही हेल्प करता है. मूवमेंट ऑफ स्पर्म में हेल्प करता है. डिटेल्स हम पढ़ लेंगे फर्टिलाइजेशन जब हम करेंगे, है ना. एंड फोर्थ एक और चीज है जिसको हम कहते हैं फिब्रिनोजन. ये आपने पढ़ा हुआ है इन द बॉडी फ्लूइड्स वाला चैप्टर क्लास 11 का, कि फिब्रिनोजन आप कहाँ पे पढ़ते हो? ब्लड क्लॉटिंग में. तो यहाँ पे भी फिब्रिनोजन का काम है टू क्रिएट अ क्लॉट. तो जब इजैकुलेशन का प्रोसेस, जब सीमेन मेल के बॉडी से बाहर आता है, इट इज इन द फॉर्म ऑफ अ क्लॉट. और ये क्लॉट जो है ये कौन बना रहा है? फिब्रिनोजन बना रहा है. सो दिस हेल्प्स इन द क्लॉटिंग ऑफ सीमेन. ठीक है. लाइंस को थोड़ा सा लंबा कर लेते हैं यहाँ पे भी. ओके. ठीक है. चलो अब हम आ जाते हैं टू प्रोस्टेट. प्रोस्टेट जो है, प्रोस्टेट के कंस्टिट्यूएंट्स में आ जाते हैं. ठीक है. प्रोस्टेट का नंबर 1 कंट्रीब्यूशन जो है वो है सिट्रिक एसिड. ठीक है. प्रोस्टेट जो है वो सिट्रिक एसिड बनाता है ताकि हमारा जो सीमेन है वो स्लाइटली अल्कलाइन हो जाए, जबकि ये एसिड रिलीज कर रहा है बट फिर भी हमारा जो सीमेन है वो स्लाइटली अल्कलाइन है. तो सिट्रिक एसिड बेसिकली अगेन मूवमेंट ऑफ द स्पर्म में ही हेल्प करता है.
ठीक है, तो सिट्रिक एसिड बना रहा है, बाइकार्बोनेट बना रहा है। हम देखेंगे बाइकार्बोनेट का क्या फंक्शन होता है। बाइकार्बोनेट बेसिकली कैल्शियम के साथ मिक्स हो जाता है ना, जो हमारा सेमिनल वेसिकल्स जो है कैल्शियम रिलीज कर रहे हैं, बाइकार्बोनेट जो है वो कैल्शियम के साथ अटैच होके बना लेता है कैल्शियम कार्बोनेट। कैल्शियम कार्बोनेट का फॉर्मेशन हो जाता है। ठीक है, इसके अलावा ये क्या करेगा, थोड़े से एंजाइम्स बना लेता है। थर्ड में आ जाते हैं, फ्यू एंजाइम्स बना लेता है। ठीक है, तो ये जो है ये बेसिकली हमारे प्रोस्टेट ग्लैंड का काम है। एक और चीज ये बना लेता है जिसको हम कहते हैं फिब्रिनोलाइसिन। ये सब एंजाइम्स के अंदर ही है ना। फिब्रिनोलाइसिन जो है, जो भी ये क्लॉट बनाया है फिब्रिनोजन ने, फिब्रिनोलाइसिन जो है वो उस क्लॉट को ब्रेक डाउन करता है, उसको तोड़ता है। ठीक है जी, तो इसीलिए हम फिब्रिनोलाइसिन को भी एक इंपॉर्टेंट चीज मानते हैं। सो ये जो है ब्रेक्स डाउन द क्लॉट। क्लॉट का अच्छा वाला नाम लिखते हैं, ब्रेक्स डाउन द कोएगुलम। ठीक है, इसके बाद हम आ जाते हैं जो बल्बोयूरेथ्रल या फिर हमारा जो काउपर्स ग्लैंड है। बल्बोयूरेथ्रल ग्लैंड का काम है टू रिलीज अ लॉट ऑफ म्यूकस, है ना, क्योंकि ये हमारे पेनिस के मूवमेंट में हेल्प कराता है ना। तो यानी मेन काम है इसका टू फैसिलिटेट द प्रोसेस ऑफ लुब्रिकेशन। ठीक है, लुब्रिकेशन इसका मेन मकसद है। ठीक है, ये छोटे से होते हैं, पी साइज ग्लैंड्स होते हैं, ज्यादा कंट्रीब्यूशन नहीं होता है इनका। इनका जो फ्लूइड है वो भी अल्कलाइन ही होता है ना। प्रोस्टेट ग्लैंड का भी अल्कलाइन ही होता है। ठीक है, अगर हम टोटल सीमेन के बारे में बात करते हैं कि हमारा जो टोटल सीमेन है वो कैसा दिखता है, कैसा है उसका नेचर, ये भी हमें पता होना चाहिए। तो आ जाते हैं हम सीमेन के बारे में थोड़ा सा पता करते हैं। सीमेन, ठीक है, तो जो हमारा सीमेन है इट इज मिल्की। अपीयरेंस कैसा है उसका, इसको हम कहते हैं कि ये मिल्की है, ये विस्कस है, बहुत ज्यादा डेंसिटी इसकी हाई है। इसके अलावा ये जो है, अगर हम इसके पीएच के बारे में बात करते हैं तो इसका पीएच है 7.35 से लेके 7.5 तक इसका होता है। यानी इसका ओवरऑल पीएच हम कह सकते हैं कि इट इज अल्कलाइन। क्यों ये अल्कलाइन है, दिस इज अ गुड नीड क्वेश्चन कि क्यों, व्हाई इज द सीमेन अल्कलाइन। द मेन रीजन इज सीमेन अल्कलाइन इसलिए है क्योंकि यूरिन जो है वो हमारा एसिडिक होता है। तो एसिडिक यूरिन एंड सीमेन जो है वो सेम यूरिनोजेनाइटल ट्रैक्ट से पास कर रहा है। तो अगर सीमेन भी होगा और उसमें यूरिन भी जाएगा तो हमारा पीएच क्या हो जाएगा, गड़बड़ हो जाएगा। तो इस चीज को हमें समझना है और उसको न्यूट्रलाइज करना है। दूसरा एक और पॉइंट है कि व्हाई द सीमेन इज अल्कलाइन इज क्योंकि जो फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट है दैट इज एसिडिक। अगर फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट एसिडिक है तो हमारा सीमेन को अल्कलाइन होना ही पड़ेगा टू न्यूट्रलाइज द एसिडिटी ऑफ द फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट। तो दो रीजन है, अल्कलाइन होने के दो रीजन है। फर्स्ट रीजन इज एसिडिटी ऑफ यूरिन। ठीक है, सेकेंड रीजन हमारा क्या है, एसिडिटी ऑफ फीमेल रिप्रोडक्टिव। सो देर आर टू थिंग्स। ठीक, तो ये हमारा हो गया व्हाई इज द सीमेन एसिडिक। इसमें आ जाते हैं कि कितना इजैक्युलेट होता है सीमेन, है ना, ये भी एक अच्छा पॉइंट है। ये हमें याद रखना है कि 3 to 4 ml ऑफ सीमेन इज रिलीज्ड पर इजैक्युलेशन। पर इजैक्युलेशन में 3 से 4 ml ऑफ सीमेन जो है रिलीज होता है, 3 to 5 भी मेंशन होता है कहीं कहीं पे, तो इसी रेंज में वो रिलीज होता है। इस 3 to 5 ml में हमको दिखता है 200 to 300 मिलियन स्पर्म्स, है ना। तो 3 से 4 ml ऑफ सीमेन में हमें दिखेगा 3 3 से 4 ml ऑफ सीमेन में हमें क्या दिखेगा, 200 to 300 मिलियन स्पर्म्स। ठीक है, अगर हम देखते हैं कि ये जो इतने सारे स्पर्म्स रिलीज हो रहे हैं, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट फिगर है। अब जो इतने सारे स्पर्म्स रिलीज हो रहे हैं इसमें से सारे स्पर्म्स जो है वो सही नहीं है ना, क्योंकि बहुत फास्ट पेस में हमारा स्पर्मेटोजेनेसिस का प्रोसेस हो रहा है। अब क्योंकि इतने फास्ट पेस में अगर कोई भी काम आप बहुत जल्दी करते हो तो उसमें मिस्टेक्स के चांसेस ज्यादा होते हैं। यानी स्पर्मेटोजेनेसिस जब हम इतना फास्ट फास्ट कर रहे हैं तो चांसेस है कि जितने भी आपके सेल डिवीजन के मैकेनिज्म्स हो रहे हैं उसमें बहुत सारी गलतियां होंगी, है ना। अब क्योंकि इतनी सारी गलतियां होंगी सो देयर इज अ फ्रैक्शन, देयर इज अ परसेंटेज, अगर ये सही हुआ तो इतना परसेंटेज अगर सही हुआ तो देन वील बिलीव दैट द स्पर्म इज पोटेंट और वो फर्टिलिटी के लिए सही है मेल के लिए, है ना। तो 200 to 300 मिलियन स्पर्म्स में से
चाहते हैं कि 60% जो है उसका होना चाहिए नॉर्मल शेप एंड साइज होना चाहिए, है ना। और 60% के अंदर से मिनिमम 40% का विगरस मोटिलिटी होना चाहिए, यानी वो बहुत फास्ट स्विमर्स होने चाहिए, है ना। ये हमारे दो क्राइटेरियाज हैं। ये क्राइटेरियाज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसमें से आपके पीवाईक्यूज आ चुके हैं, एमसीक्यूज इसमें से आते हैं कि वो आपको एक फिगर दे देते हैं कि चलो किसी का जो स्पर्म काउंट है दैट इज 600 मिलियन मे बी, है ना। उसमें से अब आप बताओ कितने क्या होने चाहिए, कितने का नॉर्मल शेप एंड साइज होना चाहिए, कितने का विगरस मोटिलिटी होना चाहिए। सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। और एक और चीज 60% शुड बी नॉर्मल, उस 60% के अंदर से 40%, राइट। ऑलराइट, अब हम आ जाते हैं कि सीमेन में क्या क्या चीजें होती हैं। तो अगर हम कॉम्पोजिशन ऑफ सीमेन के बारे में बात करते हैं तो सीमेन में हमारे पास एक फ्लूइड होता है जिसको हम कह देते हैं सेमिनल प्लाज्मा। इसके अलावा हमारे पास होते हैं स्पर्म्स, ठीक है। सेमिनल प्लाज्मा जो है वो बना है विद द कंट्रीब्यूशन ऑफ ऑल एक्सेसरी ग्लैंड्स, है ना। सारे जो हमारे एक्सेसरी ग्लैंड्स हैं उसके कंट्रीब्यूशन से हमारा सेमिनल प्लाज्मा जो है वो फॉर्म, ठीक है जी। तो हमने जितने भी हमारा मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के पार्ट्स थे ये हमने कंप्लीट कर लिए हैं। नाउ वी विल लिटिल बिट, थोड़ा सा जरा सा हम स्टार्ट करेंगे विद फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, है ना। चलिए, ठीक है। सो लेट्स स्टार्ट विद फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। अब फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के क्या क्या कंपोनेंट्स हैं, जैसे हमने मेल में किया था सेम हमें फीमेल में करना है। उससे पहले लोकेशन विल बी ऑल सेम, है ना। जितना भी हमने पढ़ा था स्टार्टिंग में, ओरिजिन एंड लोकेशन हमारा सेम रहता है। ओरिजिन प्लस लोकेशन जो है ये आपका है सेम विथ रिस्पेक्ट टू मेल्स, ठीक है। तो मैं दोबारा नहीं बोलूंगी, ये आप देख लो, आप फर्स्ट जो हमारा वीडियो है उसमें जाके आप देख सकते हो, है ना। रेफर टू फर्स्ट वीडियो ऑफ दिस चैप्टर, ठीक है जी। इसके बाद हम आ जाते हैं टू कंपोनेंट्स की। कंपोनेंट्स क्या क्या है, दिख रहा है आपको, हाँ ठीक, चलिए। कंपोनेंट्स, अगर हम कंपोनेंट्स की बात करते हैं तो कंपोनेंट्स में सबसे पहला हमारा कंपोनेंट है ओवरीज, है ना। कितने होते हैं, दो होते हैं ओवरीज, ठीक है। ये क्या है, हमारे प्राइमरी सेक्स ऑर्गन है, ये हमारा प्राइमरी सेक्स ऑर्गन है। अगर ये प्राइमरी सेक्स ऑर्गन है यानी इसके कितने फंक्शंस होंगे, दो फंक्शंस होंगे, हमने पढ़ा था। एक फंक्शन है इसका oogenesis, गैमीट फॉर्मेशन। एक फंक्शन है इसका सेक्स हार्मोन क्रिएशन। यहाँ पे ये दो सेक्स हार्मोन बनाता है, क्या क्या है वो दो सेक्स हार्मोन, एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन। कभी कभी हम इसे ई से स्टार्ट करते हैं, कभी कभी हम इसे ओ से स्टार्ट करते हैं। पुराने ब्रिटिश इंग्लिश में हम ओ से स्टार्ट करते हैं, अमेरिकन इंग्लिश में हम ई से स्टार्ट करते हैं। इंडिया में पहले ब्रिटिश इंग्लिश फॉलो होता था, अब जैसे जैसे ट्रेंड आ रहा है अमेरिकन में स्विच कर रहे हैं। सो यू कैन राइट द एनी ऑफ द स्पेलिंग, दोनों सही है, ठीक है। चलो, अब दूसरा, ओवरीज के अलावा क्या आ जाता है इसमें, ओवरीज के अलावा आ जाएगा हमारा फेलोपियन ट्यूब्स, ठीक है जी। फेलोपियन ट्यूब्स को हम कभी कभी ओविडक्ट्स भी कहते हैं। इसके अलावा हमारे पास आ जाएगा सर्विक्स, इसके बाद हमारे पास आ जाएगा यूट्रस, इसके बाद हमारे पास आ जाएगा वजाइना। ये जो दोनों चीजें हैं दिस इज सेम थिंग, क्योंकि सर्विक्स इज पार्ट ऑफ द यूट्रस, ठीक है। ये यहाँ पे को याद रखना है, जब हम करेंगे डिटेल्स में मैं दोबारा से बताऊंगी। चलिए, वजाइना हो गया। इसके बाद हमारे पास है एक्सटर्नल जेनिटिलिया, एक्सटर्नल जेनिटिलिया, ठीक है। इसके बाद हमारे पास है एक्सेसरी ग्लैंड्स, एक्सेसरी ग्लैंड्स और मैमरी ग्लैंड्स को भी इसी के अंदर कंटिन्यू, मतलब इसी के अंदर हम इसको पकड़ रहे हैं। जो हमारा फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के ये जो जितने सारे हमने पार्ट्स पढ़े हैं, ये वाला यहाँ से लेके यहाँ तक, ये पार्ट्स क्या हैं, सेकेंडरी है। सिर्फ फर्स्ट वाला जो है हमारा प्राइमरी था, तो ये हमारे हैं सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन्स इन केस ऑफ फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। अब हम आ जाते हैं कि फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के फंक्शंस क्या क्या, जो स्टार्टिंग में हमने करे थे कि क्या क्या फंक्शंस होते हैं रिप्रोडक्टिव सिस्टम के, है ना। oogenesis हमने पढ़ा था, मतलब हमने गैमीटोजेनेसिस पढ़ा था, इंसेमिनेशन पढ़ा था, फर्टिलाइजेशन पढ़ा था, फिर हमने इम्प्लांटेशन पढ़ा था, जेस्टेशन पढ़ा था, एंड फाइनली हमने पार्चुरेशन पढ़ा था।
ठीक है, बीच में प्रेगनेंसी भी था। तो ये जो सारे हमारे टर्मिनोलॉजी से जो हमने यूज करते हैं अबाउट फंक्शंस ऑफ द रिप्रोडक्टिव सिस्टम, उसमें से फीमेल कितने में पार्टिसिपेट करता है। मेल का हमने देख लिया कि मेल जो है वो सिर्फ स्पर्मेटोजेनेसिस में, यानी हमारा जो है प्रोडक्शन ऑफ गेमीट्स, गेमेटोजेनेसिस में पार्टिसिपेट करता है। अदरवाइज मेल डज नॉट प्ले अ लॉट ऑफ रोल इन एनी ऑफ द अदर फंक्शंस, है ना। तो फीमेल्स की अगर हम बात करते हैं, तो फंक्शंस की अगर हम बात करते हैं फीमेल्स की, फंक्शंस में अगर हम बात करते हैं, तो फीमेल के आप देखोगे फंक्शंस में आ जाते हैं सारे, है ना। क्या क्या आ जाएगा, ओव्यूलेशन आ गया फीमेल्स के फंक्शन में, है ना। oogenesis आ गया फीमेल के फंक्शन में, फर्टिलाइजेशन आ गया, इंसेमिनेशन भी फीमेल के बॉडी के अंदर ही होता है, इतना नहीं जा रहे हैं हम डिटेल में, प्रेगनेंसी भी, पार्चुरेशन भी, एंड आफ्टर द बर्थ ऑफ द बेबी चाइल्ड केयर भी फीमेल के बॉडी में से ही मिल्क प्रोडक्शन होता है, यानी तो चाइल्ड केयर है वो भी फीमेल ही करती है, राइट। चल, अब हम आ रहे हैं कि हमारा जो रिप्रोडक्टिव सिस्टम है ये कैसा दिखता है। छोटा सा डायग्राम बनाएंगे, ज्यादा लंबा नहीं बनाएंगे डायग्राम। तो जो हमारा फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है ये कुछ ऐसा सा दिखता है, ठीक है। एक मीडियोकर डायग्राम है जिससे हमें समझने में आसानी। चलिए, तो सबसे पहले आ जाते हैं, ये जो है ये हमारा यूट्रस है, ये सबसे बड़ा जो हमारा कैविटी है, दिस इज आवर यूट्रस। इसके अलावा ये हमारा है ओवरी, ठीक है। ये हमारा है फेलोपियन ट्यूब, ये वाला। पार्ट्स हम धीरे धीरे जैसे जैसे एक एक ऑर्गन में जाएंगे वैसे वैसे करेंगे, ठीक है। ये हमारा है नैरोएस्ट पार्ट ऑफ द यूट्रस विच इज नोन एज सर्विक्स। ये हमारा है वेजाइना, ठीक है। डिटेल में हम नहीं कर रहे, सिर्फ ओवरव्यू दे रही हूँ कि सारे जो पार्ट्स हैं वो ऐसे लोकेटेड होते हैं, ठीक है। जैसे जैसे हम एक एक ऑर्गन को पकड़ेंगे, ओवरी को पकड़ेंगे, सारे ऑर्गन्स को एक एक करके पकड़ेंगे, एंड देन वी विल मूव फॉरवर्ड टू द फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम इन डिटेल, है ना। तो अगला जो हमारा वीडियो होने वाला है, तो ये इसको हम यहीं तक स्टॉप करते हैं। अगला जो हमारा वीडियो होने वाला है, दिस इज गोइंग टू बी कंप्लीटली सोली फोकस्ड ऑन द फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। हम उस क्लास में फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को कंप्लीट करने वाले हैं, खत्म करने वाले हैं। सो इट इज हाईली रिकमेंडेड कि जितने भी नोट्स वगैरह हैं वो सब आप कलेक्ट कर लें हमारे टेलीग्राम चैनल से। आप पिछले वीडियोस को देख के आए, समझ के आए, अपना नोट्स बना के आए, पढ़ के आए। एंड अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब कर लें। वी पोस्ट रेगुलर वीडियोस एवरी ऑल्टरनेट डे, वी पोस्ट अबाउट द चैप्टर वाइज कंटेंट, एंड एवरी डे वी पोस्ट रील्स अबाउट समथिंग इंटरेस्टिंग ऑन नीट। सो यू शुड बी फॉलोइंग अस ऑन इंस्टाग्राम एंड यू शुड बी फॉलोइंग अस ऑन यूट्यूब, है ना। चलिए, लेट्स मीट इन द नेक्स्ट क्लास।